हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बेटर माइंड्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 सीबीएसई के साइंस का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो जितने भी बच्चे हमारे पास क्लास 10 सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा आपके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो आज हम इसे वन शॉट में कवर करने जा रहे हैं पूरे चैप्टर को, लेकिन पूरे के पूरे चैप्टर में हम सभी टॉपिक्स को यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट कर देते हैं, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है, विच इज केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, समझते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। देखिए, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास नेचर में दो प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है आपके पास फिजिकल प्रोसेस और दूसरा होता है हमारे पास केमिकल प्रोसेस। देखिए, अगर हम सबसे पहले फिजिकल प्रोसेस की बात करें तो फिजिकल प्रोसेस क्या होता था, कोई भी एक ऐसा प्रोसेस हमारे नेचर में जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करे और वो रिवर्सिबल रहे। तो वैसे ही हमारे पास एक दूसरा प्रोसेस होता था जिसका नाम होता था केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस वो प्रोसेस हुआ करते थे जहां पर अगर एक बार चेंज आ गया है आपके किसी कंपोनेंट में तो उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, और अगर आपको रिवर्स करना है तो आपको उसके लिए कोई ना कोई केमिकल मेथड का यूज करना पड़ेगा। सो जैसे फिजिकल प्रोसेस है वैसे केमिकल प्रोसेस हुआ करते थे, और केमिकल प्रोसेस को समझने के लिए हमें समझनी पड़ेगी यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए, पहले देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या है। देखिए, अगर आप केमिकल रिएक्शन की यहाँ पर डेफिनेशन देखें तो केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो आपको ये बताती है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उससे हमारे पास कुछ नए प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीटली डिफरेंट रहती है यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीशीज से। रिएक्टिंग स्पीशीज का मतलब है कि वो कंपोनेंट्स जिन्होंने मिलकर के इस रिएक्शन को आगे बढ़ाया है और फाइनली जो हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट्स निकल करके आए हैं, जो पार्टिकल्स निकल करके आए हैं, वो अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पर कंप्लीटली जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो चेंज हो गई, और कोई भी जो केमिकल रिएक्शन जब आगे बढ़ती है तो वो किसकी हेल्प से आगे बढ़ती है, यहाँ पर हमारे पास जो एटम्स हैं, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। देखिए, एटम्स में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स आपको देखने को मिलेगा किसी केमिकल रिएक्शन में। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो बदल करके किसी दूसरे एलिमेंट्स के एटम का यहाँ पर रूप ले लेंगे, या फिर वो कंप्लीटली किसी दूसरे एटम में चेंज हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको रीअरेंजमेंट करना है, और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से ही केमिकल रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर नाम लिया था रिएक्टिंग स्पीशीज का, और रिएक्टिंग स्पीशीज जब कंबाइन करती हैं तो उससे बनते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स। तो ये रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। एक होते हैं हमारे पास रिएक्टेंट्स और दूसरे होते हैं प्रोडक्ट्स। देखिए, जो कंबाइनिंग स्पीशीज है जो कि आपके रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगी, मींस केमिकल रिएक्शन में जो भी कंपोनेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखते हैं उसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को, और राइट हैंड साइड पे हम लोग लिखते हैं वहां पर प्रोडक्ट्स को। सो रिएक्टेंट्स क्या हो गए, वो सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट्स आपके पास वो सब्सटेंसेस हैं जो कि रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से फॉर्म हुए। सो न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। सो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन में लिखेंगे, हमारे पास कई तरीके की केमिकल रिएक्शन होती हैं। अगर मैं सबसे बेसिक यहाँ पर किसी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लूँ तो वो फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो सकता है। वाटर की फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे, तो इन दोनों ने मिलकर के यहाँ पे बना दिया H2। ठीक है, अभी इसको रिएक्शन को मैंने बैलेंस नहीं किया है, बैलेंसिंग वगैरह की हम बाद में करेंगे इस चैप्टर में कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं और क्यों जरूरी है बैलेंसिंग। अब हम लोगों ने जो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखा है, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, ये है रिएक्टेंट्स, और जो हम लोगों ने राइट हैंड साइड यहाँ पर H2O लिखा है, ये हो गए हमारे पास इसके प्रोडक्ट्स। तो अब नेक्स्ट अगर हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाते हैं। अब आप एक चीज समझिए कि हाइड्रोजन आपके पास एक गैस है, ऑक्सीजन भी आपके पास एक गैस है, लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं, वाटर आपके पास लिक्विड स्टेट में होता है। तो रिएक्टेंट्स की जो कंबाइनिंग स्टेट थी वो तो गैसियस फॉर्म में थी, लेकिन जो प्रोडक्ट निकल करके आया विच इज वाटर, वो कौन सी स्टेट में हमारे पास, वो यहाँ पर लिक्विड स्टेट में रहता है। तो इसका मतलब कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर आपको प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है वो फीचर्स जिनको आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि क्या यहाँ पर कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास, वो आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए, एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है कि कई केमिकल रिएक्शंस हमारे पास ऐसी होती हैं जहां पर रिएक्टेंट्स कंबाइन करके जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट हैंड साइड पे आपको किसी ना किसी गैस का एवोल्यूशन देखने को मिलेगा, मतलब वहां से कोई ना कोई गैस जो है वो केमिकल रिएक्शन को लीव करती हुई दिखेगी। इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हो रही है, तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर बनता है जिंक सल्फेट, और कौन सी गैस यहाँ पे बाहर निकलती है, वो है आपके पास हाइड्रोजन गैस। अभी जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकली है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एवोल्यूशन ऑफ गैस को शो करने के लिए हम लोग बनाते हैं अप एरो।
तो जहां भी आपको अप एरो देखने को मिले, इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है, ये पहली बात तो अपनी गैसेस स्टेट में है और ये उस केमिकल रिएक्शन से इवॉल्व हो रही है गैस। सेकंड, यहीं पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है, ये है आपके पास आयरन सल्फाइड और H2SO4 की रिएक्शन। तो फिर से आयरन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड की जब रिएक्शन हुई तो आप प्रोडक्ट हैंड साइड पे देखिए, आपको फेरस सल्फेट यहाँ पर मिला, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो गैस बाहर निकल रही है ये है आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसलिए हम लोगों ने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये जो ब्रैकेट में लिखा है जी, इसका मतलब ये गैसेस स्टेट में है। और अगर आप लोग ये नहीं लिखते हो तो आपको यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन में बना रहेगा ये अप एरो, और ये अप एरो ही बताता है कि कोई जो गैस है वो यहाँ पर पर्टिकुलरली इस सिस्टम को लीव कर रही थी। सो एवोल्यूशन ऑफ गैस को हम लोग कैसे शो करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस को शो किया जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में अप एरो से। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है यहाँ पर प्रेसिपिटेट। देखिए प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपको प्रोडक्ट हैंड साइड पे देखने को मिलेगा और ये इनसॉल्युबल होता है। अब अगर ये आपके पास इनसॉल्युबल है तो ये आपको टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल डाउन होता हुआ दिखेगा, मतलब जाकर के नीचे बैठ जाएगा और कंप्लीटली, जैसे पानी में कई सारी चीजें सॉल्युबल होती हैं, अगर आप पानी में यहाँ पर सॉल्ट को घोलने की कोशिश करेंगे, शुगर घोलने की कोशिश करेंगे तो पूरी की पूरी तरह घुल जाता है और आप देख के नहीं बता सकते हैं कि पानी में क्या चीज यहाँ पर घुली गई है। लेकिन अगर आपने जैसे पानी में यहाँ पर चौक घोलने की कोशिश करी तो जो चौक पाउडर है वो पानी में घुलेगा नहीं, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो जो चौक के पार्टिकल्स वो जाकर के पानी में नीचे सेटल डाउन होने लगे, जैसे रेत जाकर के नीचे पानी में बैठ जाती है। तो वैसे ये प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट आपके पास वो सॉलिड प्रोडक्ट है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में सेपरेट आउट हो जाएगा, और अगर सेपरेट आउट होगा तो सेपरेट आउट होकर के नीचे बैठता है। अगर गैसेस सेपरेट आउट होती हैं तो वो तो वहां पे केमिकल रिएक्शन में आपके टेस्ट ट्यूब को लीव कर देंगी, लेकिन जो प्रेसिपिटेट होता है ये वहीं टेस्ट ट्यूब में जाकर के नीचे बैठ जाता है। इसके कई सारी रिएक्शंस के एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे सबसे पहली रिएक्शन है यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट की, और उसके साथ यहाँ पे कंबाइन कर रहा है सोडियम क्लोराइड। तो जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट ने कंबाइन किया तो इसने बना दिया सोडियम नाइट्रेट, और उसके साथ यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। और प्रेसिपिटेट को हम लोग शो करते हैं डाउन एरो से। जैसे गैस के लिए हम लोगों ने एक अप एरो बनाया था, वैसे प्रेसिपिटेट्स के लिए हम लोग बनाते हैं एक डाउन एरो। सो ये डाउन एरो अगर किसी भी रिएक्शन में आपको बना हुआ दिखता है, इसका मतलब ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है। और अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने सिल्वर क्लोराइड के आगे सॉलिड मार्क किया हुआ है, मतलब ये यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और सॉलिड फॉर्म में भी इनसॉल्युबल है, तो प्रेसिपिटेट बन करके नीचे रिएक्शन में बैठ जाएगा। अब बात ये आती है कि ऐसे तो हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि अभी इस चैप्टर में रिएक्शन से रिएक्शंस भर करके आपको मिलेंगी। चैप्टर का नाम ही केमिकल रिएक्शंस है, तो क्या सारी केमिकल रिएक्शंस आपको रटनी पड़ेंगी और इसको हम कैसे याद करें? तो देखिए आपको सारी रिएक्शंस रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको केमिस्ट्री में कुछ हमारे पास बेसिक नॉलेज होता है जो कि होता है वैलेंसी और आयंस के ऊपर जो हम लोग चार्ज लगाते हैं वो कितना है। अगर आपको ये सब चीजें पता है तो आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है। देखिए केमिकल रिएक्शन जब भी होती है ना, आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का आयोनिक ब्रेकडाउन करके देखिए। मैं आपको इसी रिएक्शन के एग्जांपल से समझाता हूँ। अब ये सिल्वर नाइट्रेट है जो हमारे पास, अगर हम लोग सिल्वर और यहाँ पे नाइट्रेट को देखें तो जब भी ये सिल्वर नाइट्रेट कंबाइन करेगा, जब ये सिल्वर आयन को हम लोग देखें, सिल्वर होता है 1 पॉजिटिव और वैसे ही नाइट्रेट होता है 1 नेगेटिव, और इसकी जो कॉम्बिनेशन था, इसका कॉम्बिनेशन था सोडियम क्लोराइड के साथ। सोडियम की भी वैलेंसी +1 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी होती है हमारे पास -1। तो यहां से अब ये जो Ag है, ये Ag जाकर के Cl के साथ कंबाइन करेगा, पॉजिटिव, पहले वाले का पॉजिटिव और अगले वाले का नेगेटिव आयन, और सिमिलरली पहले वाले का नेगेटिव आयन और दूसरे वाले का ये पॉजिटिव आयन, ये दोनों कंबाइन करके इस रिएक्शन में आगे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर सिल्वर के साथ क्लोरीन को कंबाइन करते हैं, अब दोनों की वैलेंसीज 1 है, एक की +1 और एक की -1, तो यहाँ से बन जाएगा AgCl, और दूसरी जो यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम की वैलेंसी +1 है और नाइट्रेट की वैलेंसी -1, तो दूसरा बन जाएगा आपके पास सोडियम नाइट्रेट। फिर रिएक्शन में आगे अगर आप देखेंगे कुछ चीज आप और नोटिस करेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, नीचे इनके कलर्स लिखे हुए हैं। तो देखिए कलर्स क्या होते हैं, किसी भी रिएक्शन की अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है वहां पर हमें कई सारी चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं वो कौन सी स्टेट में है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। उसके साथ क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस में हमें कलर चेंज भी देखने को मिलता है, अभी उसकी भी आगे बात करेंगे जो चेंज इन कलर होता है। तो इसलिए हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन में सारी की सारी चीजें शो करते हैं, कौन सी गैस बाहर निकल रही है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, उसके साथ साथ इसका नाम क्या होगा कंपाउंड का और इसका कलर क्या है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बताने के लिए हमारे पास कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने जो दूसरा पढ़ा है वो है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अब दूसरी अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें, ये है फेरस सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन। अब ये फेरस सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शन है, इससे इसने सोडियम सल्फेट बना दिया और दूसरी तरफ आपको मिल गया फेरस हाइड्रोक्साइड। अब इस रिएक्शन को भी अगर आप देखेंगे तो इसको भी आप आयोनिक ब्रेकडाउन करके याद कर सकते हैं। क्या करना है आपको, फिर से वही चीज, अगर मैं
आपको बोलूं कि ये जो आयरन है, सल्फेट की वैलेंसी होती है -2 और आयरन की वैलेंसी यहाँ पर कितनी रही होगी, फिर आयरन यहाँ पे +2 में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि SO4 को कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ है आयरन की तरफ से, और ना ही आयरन को कोई चार्ज ट्रांसफर हुआ है सल्फेट की तरफ से। इसका मतलब दोनों ने, अगर सल्फेट की तो वैसे भी -2 होती है, तो आयरन को यहाँ पर अपनी +2 वैलेंसी लगानी पड़ी होगी। फिर उसके बाद अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करें तो OH की वैलेंसी होती है -1 और सोडियम की हमारे पास वैलेंसी होती है +1। अब पहले वाले का पॉजिटिव और दूसरे वाले का नेगेटिव कंबाइन करते हैं। पहले वाले का जो पॉजिटिव आयन है आपके पास वो है हमारे पास Fe2 पॉजिटिव, और सेकंड साइड जो नेगेटिव आयन है वो है OH1 नेगेटिव। तो Fe का जो 2 है वो OH को चला जाएगा और OH का 1 Fe को आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट निकल करके आएगा आयरन का, ये बन गया आपके पास फेरस हाइड्रोक्साइड विच इज FeOH होल ट्वाइस। और दूसरे यहाँ पर क्या बना था हमारे पास, दूसरा बना था सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट के लिए आप Na का +1 और सल्फेट की -2, तो जो सल्फेट का -2 है वो सोडियम को मिल जाएगा, तो इसलिए ये बन जाएगा Na2SO4। तो इस तरीके से जितनी भी आपके पास रिएक्शंस रहती हैं, इन सभी रिएक्शंस को आप याद रख सकते हैं ये आयनिक ब्रेकडाउन करके। इससे आपको रिएक्शंस हमेशा याद रहेंगे और कोई भी रिएक्शन आपको कभी रटनी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट रिएक्शन बेरियम क्लोराइड और डाइल्यूटेड H2SO4 की दे रखी है। अगर बेरियम क्लोराइड और डाइल्यूटेड H2SO4 की बात करें तो इसने बेरियम सल्फेट बना दिया, और ये जो बेरियम सल्फेट है आपके पास, ये बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट है। तो इसको भी हम लोग अगर रिएक्शन में दिखाएंगे, और अगर हम लोग पीपीटी नहीं लिखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक डाउन एरो बनाएंगे। ये अप एरो यहाँ पर बन गया था, डाउन एरो हम लोग बनाएंगे। तो ये जो डाउन एरो है इससे देख करके ही आगे सामने पता चल जाता है कि यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट बना है। और सिमिलरली ऊपर हम लोगों ने जो फेरस हाइड्रोक्साइड बनाया था वो एक ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इसकी भी प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर डाउनवर्ड एरो से शो करेंगे। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इसकी बात करी है, इससे जस्ट प्रीवियस जो रिएक्शन है ये है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक, ये है हमारे पास चेंज इन कलर। देखिए कोई भी रिएक्शन जब आगे बढ़ती है तो कई बार क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें हमें कुछ कलर चेंजेस देखने को मिलते हैं। सभी रिएक्शन में कलर चेंजेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट कलर चेंज होना भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। अब इसमें आपको जो पहला एग्जांपल दे रखा है वो दे रखा है सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर जो पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन है। देखिए आपके पास जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास KMnO4। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो KMnO4 है या जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है पर्पल, और जो सिट्रिक एसिड है जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो वैसे इसका जो कलर है पर्पल से वो तुरंत कलरलेस हो जाएगा। जैसे ही आपने एक पर्पल कलर के KMnO4 में उठा करके सिट्रिक एसिड डाला, सिट्रिक एसिड डालते ही उसका जो पर्पल कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा और पूरी की पूरी जो टेस्ट ट्यूब है वो एक कलरलेस या फिर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बन जाएगी, जैसे कि हमारे पास वाटर होता है। अब दूसरी जो आपको रिएक्शन दे रखी है वो दे रखी है सल्फर डाइऑक्साइड और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास K2Cr2O7। तो ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है आपके पास ऑरेंज कलर का। तो ऑरेंज कलर का जो पोटेशियम डाइक्रोमेट था इसमें हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस जैसे ही पास करी, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते ही इसका ऑरेंज कलर क्या हो गया, ग्रीन कलर में चेंज हो गया। तो इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी, तभी तो इसका जो ऑरेंज कलर है वो आगे ग्रीन में चेंज हो गया। तो ये है आपके पास चेंज इन कलर, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद एक और रिएक्शन अगर हम लोग देखें, जो लास्ट आपको एग्जांपल दे रखा है इसमें, वो है लेड ऑक्साइड का। लेड ऑक्साइड का अपना कैरेक्टरिस्टिक जो कलर है वो रेड कलर का होता है या रेड ब्राउन कलर का ही हमारे पास होता है। अगर हम लोग लेड ऑक्साइड को हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड को हीट करने पे ये बन जाता है लेड मोनोऑक्साइड। और जो लेड मोनोऑक्साइड है इसका कलर कैसा है, अब लेड मोनोऑक्साइड का जो कलर है वो येलो कलर का है। तो आप देखेंगे कि ये जो लेड ऑक्साइड है जो कि रेड कलर का होता था, अब ये लेड मोनोऑक्साइड में बदल रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है, इसलिए यहाँ पर इसने येलो कलर शो किया। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक गैस थी जो कि इवॉल्व हो गई, यहाँ से इस रिएक्शन को लीव करके चली गई यहाँ पर ऑक्सीजन गैस। तो अगर हम लोगों को यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की इवोल्यूशन दिखानी है तो हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक अप एरो बनाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर चेंज जो है, टेम्परेचर चेंज आपको ज्यादातर रिएक्शंस में देखने को मिल जाएगा। जितनी भी हमारे पास रिएक्शंस होती हैं वहां पर किसी ना किसी लेवल पे आपको टेम्परेचर चेंज ऑब्जर्व करने को मिलेगा ही मिलेगा। दो तरीके से केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व किया जा सकता है किसी चेंज इन टेम्परेचर पे। या तो हो सकता है कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन है अगर वो आगे बढ़ रही है तो वो हीट एब्जॉर्ब कर रही होगी, और या फिर उसने हीट जो है वो रिजेक्ट कर दी होगी। तो अगर किसी रिएक्शन में आप देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो कि हीट को एब्जॉर्ब करके आगे बढ़े, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है आपके पास एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। फिर जो दूसरी तरीके की रिएक्शन होती है आगे, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जो एनर्जी है
वो एनर्जी यहाँ पर जो आपकी केमिकल रिएक्शन है वो क्या करती है, इजेक्ट करती है। तो पहले वाले में एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है और दूसरे वाले में यहाँ पर हो जाता है हमारे पास रेडिएशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट यहाँ पर रेडिएट और एब्जॉर्ब की जाती है। अब इसी एंडोथर्मिक का आपको सबसे पहला यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है बेरियम क्लोराइड। सबसे पहला एग्जाम्पल जो दे रखा है वो है बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। देखिए जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के वक्त क्या होता है, जो आपकी टेस्ट ट्यूब है वो फाइनली ठंडी पड़ जाएगी। जैसे आप दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे में मिलाएंगे उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब है वो बाहर से आपको ठंडी फील होने लगेगी। उसके पीछे रीजन क्या है कि टेस्ट ट्यूब के आसपास की जितनी भी हीट थी, अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब की बात करें तो इसके सराउंडिंग्स में जितनी भी हीट प्रेजेंट है ये रिएक्टेंट्स क्या करने लगेंगे, यहाँ से एब्जॉर्ब करने लगेंगे। तो जब इसने अपने सराउंडिंग की प्रेजेंट सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो बाहर से जब आप इस टेस्ट ट्यूब को छुएंगे तो ये आपको ठंडी लगेगी। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन ने आगे बढ़ने के लिए किस चीज का यूज किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट का। और एक्सोथर्मिक में ठीक रिवर्स होता है, जो टेस्ट ट्यूब है वो फाइनली गर्म हो जाएगी क्योंकि जो रिएक्टेंट्स थे, रिएक्टेंट्स ने कंबाइन होने के बाद यहाँ पर हीट को रिजेक्ट कर दिया या हीट रेडिएट कर दी, जिसकी वजह से वो टेस्ट ट्यूब जो है वो आपको गर्म देखने को मिलेगी। पहली जो इसमें आपको रिएक्शन दे रखी है उस रिएक्शन की अगर हम इक्वेशन लिखें तो बेरियम हाइड्रोक्साइड और जब इसके साथ कंबाइन करता है अमोनियम क्लोराइड तो ये दोनों मिलकर के बनाते हैं बेरियम क्लोराइड। अब आपको वही चीज पहले वाली चीज करनी है। अगर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे तो बेरियम यहाँ पर +2 में है और OH -1 में है, और अमोनियम क्लोराइड में क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है और अमोनियम की +1। तो प्रोडक्ट बनाते वक्त आपको क्या करना है, पहला वाला जो बेरियम 2 पॉजिटिव है उसको कंबाइन करा देना है Cl नेगेटिव के साथ। तो बेरियम का 2 Cl को मिल जाएगा, BaCl2 बन गया, और वैसे ही हमारे पास दूसरा बन जाएगा यहाँ पर NH4OH। अब NH4 भी 1 पॉजिटिव होता है, OH भी 1 नेगेटिव होता है, तो हम लोग इसमें कोई भी यहाँ पर इनके एटॉमिसिटी में चेंज नहीं करेंगे। NH4OH आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। लेकिन होता क्या है, इसके साथ साथ थोड़े बहुत अमाउंट में वाटर की भी फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर कुछ अमाउंट में यहाँ से अमोनिया रिलीज होती है। क्योंकि अमोनिया एक गैस है और अगर हम लोगों को केमिकल इक्वेशन में गैस को शो करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे एक अप एरो जो कि आपको बता रहा है कि यहाँ पे अमोनिया गैस भी रिलीज हो रही है। तो ये दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब क्योंकि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट निकल कर के आए, प्रोडक्ट एंड साइड पे जब फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की तो हम देखेंगे कि आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो ठंडी पड़ गई। इसका मतलब इस रिएक्शन ने हीट एक्सेप्ट करी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये जो ट्राइंगल का साइन है ना, और वो भी रिएक्टेंट की साइड लगाया जा रहा है, ये आपको बता रहा है कि ये हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर आपको वैसे ही एक नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है और वो आपके पास एक बायोकेमिकल रिएक्शन जो कि फोटोसिंथेसिस है। अब फोटोसिंथेसिस में आपको पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से यहाँ पर ग्लूकोज बनाते हैं। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से उनको ग्लूकोज बनाना है उसके लिए एक बहुत एसेंशियल फैक्टर होता है विच इज सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ही यहाँ पर CO2 को आगे कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। तो सनलाइट आपकी क्या कर रही है, सनलाइट सबसे पहली बात तो यहाँ पर टेम्परेचर प्रोवाइड करके दे रही है प्लांट्स को, जो कि नेसेसरी रहता है ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए। तो इसका मतलब ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी एक ऐसी रिएक्शन हो गई, ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी आपके पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। फिर अगली जो रिएक्शन है, अगली रिएक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं विच इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हुई है तो एक्सोथर्मिक में जो हीट है वो रेडिएट हो जाएगी। जो हीट है वो सिस्टम को यहाँ पर फाइनली लीव करके जा रही होगी जब प्रोडक्ट बन रहे होंगे। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में अब फिर से वही चीज की आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि केमिस्ट्री में जहां भी ट्राइंगल का साइन आएगा, ट्राइंगल का मतलब होता है हीट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही थी इसलिए हम लोगों ने हीट को रिएक्टेंट साइड पे बनाया था। लेकिन एक्सोथर्मिक में जो हीट है वो क्या होगी, हीट यहाँ पर रिजेक्ट होगी। तो हीट को हम लोग किस साइड बनाएंगे, हीट को हम लोग बनाएंगे राइट हैंड साइड, मतलब प्रोडक्ट की साइड। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर हीट एनर्जी लिखा है। और अगर आप पूरा हीट एनर्जी नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्या बना दीजिए, आप सिर्फ यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दो। अगर सबसे पहली रिएक्शन की बात करें जो आपको एग्जांपल दे रखा है वो है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पर काफी ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है। तो ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है कि जिस भी कंटेनर में रिएक्शन हो रही होगी वो कंटेनर फाइनली गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करने के बाद जो हीट थी उसको फाइनली यहाँ पर बाहर निकाल दिया। दूसरी रिएक्शन दे रखी है जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड की। ये रिएक्शन हम लोगों ने वैसे अभी सबसे पहले पढ़ी थी, जिंक और H2SO4। अगर जिंक और H2SO4 रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलेगी। लेकिन जो फाइनली आपकी टेस्ट ट्यूब थी वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी। और अगर टेस्ट ट्यूब गर्म हो रही है तो ये बता रहे हैं कि ये जो आपके पास रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक नेचर की है, इसीलिए टेस्ट ट्यूब हमारे पास फाइनली गर्म हो गई।
फिर थर्ड आपको रिएक्शन दे रखी है मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। अगर मैग्नीशियम का हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो मैग्नीशियम को हीट करने पे यहाँ पर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अब आप देखिए कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे लिखा है एनर्जी। तो ये एनर्जी कौन सी है? ये एनर्जी भी आपके पास हीट एनर्जी है और इसको भी हम लोग शो करेंगे ट्रायंगल से। सो एंडोथर्मिक में आपके पास हीट एब्जॉर्ब होती है, उसमें हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं रिएक्टेंट साइड पे। और जो एक्सोथर्मिक है उसमें यहाँ पर जो हीट है वो रिजेक्ट कर जाती है या जो हीट है वो रेडिएट होती है, इसलिए हम लोग ट्रायंगल कहाँ पर बनाते हैं? प्रोडक्ट हैंड साइड पे। फिर इसके बाद जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है आपके पास चेंज इन स्टेट। तो अभी जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया था वाटर और ये वाटर की फॉर्मेशन का, तो वाटर की फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो वाटर बनता है। लेकिन हाइड्रोजन आपके पास गैसियस है, ऑक्सीजन भी आपके पास गैसियस है, लेकिन जो वाटर है वो क्या है? वो लिक्विड है। तो हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स तो गैसियस फॉर्म में थे, लेकिन जो प्रोडक्ट निकल करके आया वो प्रोडक्ट कैसा निकल करके आया? वो प्रोडक्ट निकल करके आया आपके पास लिक्विड फॉर्म में। तो जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट ने अपने रिएक्टेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी उसको रिटेन नहीं किया, तो गैसेस कंबाइन करके लिक्विड बना गई। तो किस चीज में चेंज आ गया? स्टेट में चेंज आ गया। रिएक्टेंट्स की स्टेट गैसियस थी, बट जो आपके पास प्रोडक्ट है उसकी स्टेट यहां पर लिक्विड है। अगर हम लोग इसमें एक और एग्जांपल की बात करें तो जैसे ये है, सबसे पहला वो है आपके पास कैंडल वैक्स। अगर आप कैंडल वैक्स की बात करेंगे, जब भी किसी कैंडल को जलाया जाता है तो आप देखते हैं कि जो उसका वैक्स है पहले वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कैंडल जलना शुरू करती है वो वैक्स क्या होता है? वो वैक्स अपना सॉलिड फॉर्म छोड़ करके लिक्विड में चेंज होता रहता है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या बनती है? गैस। अब ये जो गैस बन रही है किस वजह से बनती है? जब कैंडल जलाई जाती है तो ऑक्सीजन की हेल्प से उसका कंबशन हो रहा है, और जहां पर भी कंबशन होगा वहां पर CO2 रिलीज होती है, तो वो CO2 रिलीज होकर के एटमॉस्फेयर में जा रही है। और जो सॉलिड वैक्स था वो सॉलिड वैक्स मेल्ट होकर के वापस से अपने लिक्विड वैक्स की फॉर्म में आ गया। तो यहां पर भी क्या हुआ? यहां पर भी चेंज इन स्टेट देखने को मिला। सॉलिड वैक्स किस में चेंज हो गया? फाइनली लिक्विड वैक्स में। देखिए, अगर आप हम लोगों का स्टडी मटेरियल एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप हमारा सभी स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे सभी चैप्टर्स के, उसके साथ साथ उन्हीं चैप्टर्स के PYQs और वर्कशीट्स, जिनको सॉल्व करके आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो मेक श्योर कि आप वो टेलीग्राम ग्रुप को एक बार विजिट कीजिए और वहां पर आप चेकआउट कीजिए हमारे प्रोवाइडेड सभी स्टडी मटेरियल को। तो चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर का, विच इज केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस वाला जो पार्ट है वो हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब जानते हैं थोड़ा बहुत केमिकल इक्वेशंस के बारे में। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? अब ये इक्वेशन जो वर्ड है, पहली बात तो ये हम लोगों ने मैथ्स में सुना है, तो फिर ये केमिस्ट्री में क्या कर रहा है? देखिए, अब ये जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स यहाँ पर फॉर्म हुए थे, मतलब जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं, अब इन्हीं सभी रिएक्शंस को हम लोग समझेंगे किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से। क्योंकि ये जितनी भी रिएक्शंस है, अगर हम लोग इसको नाम से याद रखना चाहें तो नाम से याद रखना बहुत मुश्किल है, और जब किसी को बताएंगे या लिखेंगे तो हम पूरा सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं बार बार कि व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूटेड H2SO4 इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टेक्स प्लेस। तो हमें क्या करना है? हमें इसको जैसे मैथ्स में एक्स और वाई में इक्वेशन बना के लिख देते थे और बता देते थे एक्स ये होता है, वाई ये होता है, वैसे अब हम केमिस्ट्री में भी इक्वेशन बनाएंगे और केमिस्ट्री में इक्वेशन की हेल्प से किसी केमिकल रिएक्शन को समझाएंगे। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और राइट हैंड साइड पे हम जिसको लिखते हैं वो प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो इसको हम बताने के लिए केमिकल इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, लेकिन केमिकल इक्वेशन भी दो तरीके की होती है। जो पहली केमिकल इक्वेशन है आपके पास वो होती है वर्ड इक्वेशन, और जो दूसरी केमिकल इक्वेशन है जो कि हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसका नाम है सिंबल इक्वेशन। देखिए, अगर हम लोग वर्ड इक्वेशन की बात करें, वर्ड इक्वेशन में हम क्या करते हैं? वर्ड इक्वेशन में हम लोग पूरा नाम लिखते हैं रिएक्टेंट का भी और यहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट का भी। जैसे एक रिएक्शन है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, तो हमने लिखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो ईच एंड एवरी रिएक्टेंट को यहाँ पर हमने पूरा यहाँ पर डिटेल में समझाया है, और राइट हैंड साइड पे हमने क्या लिख दिया? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता था, वो है कि हम लोग इसके वर्ड ना लिख करके पूरा, या इसका पूरा नाम ना लिख के इसके सिर्फ और सिर्फ सिंबल यूज कर लेते। तो अगर हम लोग सिंबल यूज करें तो जिंक का सिंबल Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल H2SO4 होता है। तो जब जिंक और H2SO4 कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा जिंक सल्फेट, और यहां से ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, जिसको हम हाइड्रोजन ना लिख करके या हाइड्रोजन गैस ना लिख करके सिर्फ और सिर्फ H2 लिखेंगे। तो ये दोनों ही तरीके हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बताने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग किसी चीज का यूज करते हैं तो वो होती है सिंबल इक्वेशन। अब अगर हम लोगों ने इक्वेशन लिखी है तो इक्वेशन भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसी को हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। देखिए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, जैसे एक रिएक्शन का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। मैग्नीशियम ने यहाँ पर रिएक्शन करी ऑक्सीजन गैस के साथ और इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो मैग्नीशियम लिखा है सिर्फ Mg, मतलब मैग्नीशियम का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे सिर्फ, और राइट हैंड साइड पे भी Mg1 है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2 दे रखी है, O2 लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन आपके पास डायटोमिक होती है, तो ये तो O2 है। तो ऑक्सीजन के तो यहाँ पर 2 एटम हो गए, लेकिन राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के कितने एटम है? राइट हैंड साइड पर हमारे पास ऑक्सीजन के सिर्फ और सिर्फ 1 ही एटम है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और जो राइट हैंड साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स है ऑक्सीजन के, वो बराबर नहीं है। मैग्नीशियम के तो है लेकिन ऑक्सीजन के बराबर नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इस रिएक्शन को हमें करना पड़ेगा बैलेंस। तो एक काम कर सकते हैं, अगर हम राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन को देखें तो ये ऑक्सीजन अकेला था, अगर हम इस पूरे MgO के आगे 2 लगा दें तो होगा क्या? अब ये 2 Mg के लिए भी काउंट होगा और ये 2 O के लिए भी काउंट होगा। तो मैग्नीशियम भी अब यहाँ पर 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो इससे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेफ्ट हैंड साइड के लिए, लेकिन मैग्नीशियम की जो बैलेंसिंग थी वो खराब हो गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैग्नीशियम था वो तो एक ही था। तो अब आप क्या करो, अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी जो मैग्नीशियम है इसके आगे भी आप क्या कर दो, इसके भी आगे आप 2 लगा दो। इसकी एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो जैसे H2 प्लस O2 है, अगर H2 प्लस O2 मिलकर के H2O बना रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी और वाटर बन गया। ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, और अगर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करेंगे। राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 1 है और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 2 है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले राइट हैंड साइड पे पूरे H2O के आगे 2 लगा देंगे। याद रहे हम यहाँ पे 2 नहीं लगाते हैं, हम किसी की एटोमिसिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो हमने ये H2O के आगे जो 2 लगाया है ना, ये बेसिकली हम लोग इसके मोल्स बैलेंस करते हैं, और जब मोल्स बैलेंस करते हैं तो एटम्स भी बैलेंस हो जाते हैं। तो अगर पूरे H2O के आगे 2 लग गया तो राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 4 हो गई, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन कितनी हो गई? ऑक्सीजन पहले 1 था और 1 2 जा 2, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे 4 है और अब लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे भी क्या करेंगे हम लोग? हाइड्रोजन के आगे भी 2 लगा देंगे। तो ये रिएक्शन भी हम लोगों ने यहाँ पर बैलेंस कर दी। तो अब जब हम लोग बैलेंसिंग कर ही रहे हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन की, तो ये आपके सामने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। देखिए अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ईच एंड एवरी एलिमेंट के एटम्स को काउंट करना है। अगर वो इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग इक्वल बनाएंगे। अब बैलेंसिंग के कई रूल हो सकते हैं, लेकिन जो आपके पास क्लास 10 CBSE NCERT के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो आपको सिर्फ और सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके ही रिएक्शंस को बैलेंस करना है। बाकी इसके अलावा कई जो रूल्स हैं वो आप आगे जाकर के हायर क्लासेस में सीखेंगे। तो अगर हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड की बात करें तो हिट एंड ट्रायल मेथड यही था जो मैंने अभी आपको बताया, कि हम लोग एक एक एलिमेंट का एक एक एटम उठा करके दोनों साइड लेफ्ट और राइट हैंड साइड उसकी एटोमिसिटी में चेंज करके देखते हैं, और जिस भी नंबर से वो बैलेंस हो जाए उसी को हम लोग फाइनली इक्वेशन बना करके लिख देते हैं। तो ये होता है हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे रिएक्शन है H2 प्लस O2 गिव्स H2O, अगर H2 प्लस O2 गिव्स H2O था तो इसकी हम लोग बैलेंसिंग कर ही चुके हैं। हमने क्या करा था, राइट हैंड साइड पे भी यहाँ पर H2O के आगे 2 लगाया था और H2 के आगे भी 2 लगाया था। अब मैं आपको एक और अगर यहाँ पे एग्जांपल दूं, जैसे HCl की रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ, तो ये बना देगा यहाँ पर NaCl प्लस H2O। तो क्या हमें सारी रिएक्शंस बैलेंस करनी है? जितनी भी केमिकल इक्वेशंस लिखी आती है क्या सभी को हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी? देखिए ऐसा नहीं होता है कि आपको सारी रिएक्शंस बैलेंस करने की जरूरत पड़े। लेफ्ट हैंड साइड के HCl और NaOH को देखते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के एटम हम काउंट करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है और राइट हैंड साइड पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन 1 है, राइट हैंड साइड पे क्लोरीन 1 है। लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम अकेला है, यहाँ भी सोडियम 1 है, और ऑक्सीजन 1 है, तो राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन 1 है। तो इसका मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है पहले से ही बैलेंस फॉर्म में है, इसको आपको जबरदस्ती बैलेंस नहीं करना है। तो ऐसी बहुत सी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हो सकता है कि हम लोगों को बैलेंसिंग जरूरत ना पड़े, तो पहले आपको चेक करना है कि वो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, और नहीं है तो हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। बिना देखे किसी भी रिएक्शन को आप बैलेंस करना नहीं शुरू करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एक टॉपिक जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड देयर रेक्टिफिकेशंस। देखिए किसी भी केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन का मतलब है कि केमिकल इक्वेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा रहे हैं, रिएक्टेंट लिख दिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट लिख दिए, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है किसी केमिकल रिएक्शन की जो कि छिपी रह जाती है। अगर उसकी बात करें कि वो क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, देखिए सबसे पहले तो ये है कि वी डू नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब ये, अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ दूं H2 प्लस O2 गिव्स H2O,
तो हमें कैसे पता चलेगा H2 और O2 जो यहाँ पर कंबाइन कर रहे थे गैसियस थे, और जो H2O फॉर्म हुआ वो लिक्विड है, हो सकता है वो भी गैसियस ही रहा हो, क्योंकि जो वाटर है वो तो वाटर भी होता है और वाटर वेपर भी होता है। अगर वाटर है तो लिक्विड है और वाटर वेपर है तो गैस है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को उसके आगे उसकी स्टेट मेंशन करना भी जरूरी है किसी केमिकल इक्वेशन में। फिर दूसरा है नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन्ड। देखिए अब ये होता है कि जो भी केमिकल इक्वेशन है, हम लोग ने केमिकल इक्वेशन लिखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रही है, लेकिन कितनी हाइड्रोजन कंबाइन कर रही है, कितनी ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है और कितना वाटर बन रहा है, इसके बारे में केमिकल इक्वेशन हमें नहीं बता सकती है। और ना ही आपको कोई केमिकल इक्वेशन ये बता सकती है कि किसी भी रिएक्शन का आगे बढ़ने का जो रेट है वो क्या है, मतलब किस तेजी से यहाँ पर रिएक्टेंट्स आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस चाहिए वो भी यहाँ पर मेंशन होनी जरूरी है। तो ऐसा तो नहीं होता है कि आप हाइड्रोजन का एक सिलेंडर लेकर के आए मार्केट से और ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के आए और दोनों को अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो वाटर बनना शुरू हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता है। वाटर बनाने के लिए हमारे पास कुछ फेवरेबल कंडीशंस है, मतलब कुछ एग्जैक्ट हमें टेम्परेचर सेलेक्ट करना पड़ेगा, वही एग्जैक्ट हमें प्रेशर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके आगे वाटर बना रहे होंगे। तो ये कंडीशंस भी तो हमें मेंशन करनी पड़ेगी ना किसी रिएक्शन में, नहीं तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि जिस तरीके से मैंने उस प्रोडक्ट को बनाया है आप भी उसी तरीके से उस प्रोडक्ट को बनाओ। तो ये होती है आपके पास फेवरेबल कंडीशन, और इन्हीं फेवरेबल कंडीशंस को मेंशन करना जरूरी हो जाता है किसी केमिकल इक्वेशन में। फिर उसके बाद लिखा है वी डू नॉट गेट इन्फॉर्मेशन वेदर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर किसी केमिकल इक्वेशन को हम लोग देखें तो वो केमिकल इक्वेशन दो तरीके की रिएक्शन की हो सकती है, वो एंडोथर्मिक की भी हो सकती है, वो एक्सोथर्मिक की भी हो सकती है। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हुई है, एक्सोथर्मिक में हीट रिजेक्ट हुई है। इसीलिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते वक्त लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम लोग प्लस हीट बनाते हैं तो इससे पता चलता है एंडो, और राइट हैंड साइड पे अगर प्लस ट्राइंगल या प्लस हीट बनाते हैं तो इससे पता चलता है वो एक्सो है। फिर कई रिएक्शंस हमारे पास नेचर में ऐसी होती हैं जो कि रिवर्सिबल नेचर की होती हैं। मोस्टली जो रिएक्शंस हो आपको इरिवर्सिबल ही देखने को मिलेंगी, बहुत रेयर हमारे पास रिएक्शंस है जो रिवर्सिबल है। तो वो भी तो आपको शो करना पड़ेगा ना कि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। और उसके साथ साथ यहाँ पर किसी भी रिएक्शन को करते वक्त जो भी वहां पर प्रिकॉशंस लेने हैं, जो कि नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं, वो किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम लोगों को नहीं दिए हुए होते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि केमिकल इक्वेशन में रहती हैं। इसलिए जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो कोशिश करते हैं कि ये जो मैक्सिमम लिमिटेशंस है इसको हम यहाँ से कट कर सके। तो इसीलिए अब क्या किया जाता है, अब आप देखिए कि जो फिजिकल स्टेट है वो भी मेंशन कर दी। जैसे पहला एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, मतलब इसका हम लोगों ने वाटर का सोल्यूशन लिया है, और CO2 यहाँ पर गैसियस है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बन के आया वो सॉलिड फॉर्म में था और वाटर जो यहाँ से बाहर निकला वो लिक्विड फॉर्म में है। अगली रिएक्शन जो यहाँ पर दी गई है वो है मीथेन का कंबशन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी ना कि हम लोगों को एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक बताना है, तो कैसे बताएंगे, हीट की हेल्प से। तो हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे लिख दिया यहाँ पर हीट एनर्जी। अभी जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पर ट्राइंगल से। तो अगर राइट हैंड साइड पे ट्राइंगल बना है इसका मतलब ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है, यहाँ से हीट इवॉल्व हो रही है। फिर नेसेसरी जो कंडीशंस है, नेसेसरी कंडीशंस में हमारे पास कैटलिस्ट आ सकता है, टेम्परेचर आ सकता है, प्रेशर आ सकता है। तो आप देखिए एरो के ऊपर हमने यहाँ पर ट्राइंगल का साइन बनाया है, मतलब इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हीट की जरूरत है। और ये जो MnO2 लिखा है, ये MnO2 क्या है, ये MnO2 हो गया इस रिएक्शन में हमारे पास कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट क्या होते हैं, देखिए कैटलिस्ट का मतलब है कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि आपके रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के काम है। मतलब ये देखिए वैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते भी हैं और कुछ कुछ जगह पे कम भी करते हैं। तो मींस जो कैटलिस्ट है वो कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर सके, बट ये रिएक्शन में एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं करता है। मींस प्रोडक्ट हैंड साइड पे आपको इस MnO2 की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखेगी। आप खुद देख लीजिए क्या राइट हैंड साइड पे आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट दिख रहा है जो कि मैंगनीज के रिलेटेड हो, तो मैंगनीज से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हमें राइट हैंड साइड पे नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब MnO2 ने प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन के रेट को यहां पर बढ़ाया है। तो यहां पर हमारे पास जो केमिकल इक्वेशंस का टॉपिक है वो खत्म होता है, और नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शंस है कितने तरीके की होती हैं। देखिए हमारे पास 4 तरीके की मेन केमिकल रिएक्शंस जो अभी हमें पढ़नी है, उसमें है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ये जो फिफ्थ आपके पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आया है, बेसिकली हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। तो इसकी बात हम कंप्लीटली आखिरी में करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन से कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या हैं आपके पास। देखिए कॉम्बिनेशन जैसा कि नाम है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीजें कंबाइन करके कोई तीसरी चीज बना देंगी, या 3 चीजें होंगी उसने कुछ अलग यहाँ पे चीजें बना दी। तो जैसा इसका नाम है वैसी इसकी रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि
आपने बोला कि मेरे पास कोई दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, और ये दोनों कंबाइन करे और इन दोनों ने कंबाइन करके यहाँ पर आगे बना दिया सी और डी। तो जैसा मैंने लिखा कि ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, तो अब ये ए प्लस बी क्या है, ये ए प्लस बी आपके पास रिएक्टेंट्स हैं और सी प्लस डी यहाँ पर क्या है, सी प्लस डी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स रहते हैं, रिएक्टेंट्स कंबाइन करके जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट हमें कंप्लीटली डिफरेंट देखने को मिलते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट से, जो कि ऑब्वियसली बात है केमिकल रिएक्शन में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर रिएक्टेंट से मैच करेगी। एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेटर समझ आएगा। अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो सोडियम और क्लोरीन यहाँ पर रिएक्शन कर रही है। जैसे सोडियम और क्लोरीन ने रिएक्शन करी तो ये Na था और इधर क्या लिखा हम लोगों ने Cl2, तो A प्लस बी गिव्स C, ये है आपके पास OC। तो ये जो C कंपोनेंट है इसमें क्या हुआ, इसमें सोडियम और क्लोरीन कंबाइन कर गए। पहले सोडियम अलग था और क्लोरीन अलग था। सोडियम पहली बात तो सॉलिड होता है, क्लोरीन हमारे पास गैसियस होती है, तो सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैसियस यहाँ पे कंबाइन करके बना गए सोडियम क्लोराइड। तो कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो गई आपके पास कॉम्बिनेशन। फिर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन है। अब जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन आपको दे रखी है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन करते हैं तो ये बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर से यही हुआ A प्लस बी गिव C। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर दो कंबाइन कर रहे हैं रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट भी दो ही बने, कभी कभी दो कंबाइन करके एक ही बनाते हैं। और जैसे अगली रिएक्शन है ना CaOH प्लस CO2, अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्ट कर रही है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना रही है, तो ये A है और ये B है, तो यहाँ पे C मिल गया और एक D मिल गया। तो यही होती है आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा कभी भी, बस इतना ही पता चलेगा कि दो चीजें कंबाइन करके तीसरी चीज बना गई या दो चीजों से कोई दो नई चीजें बन गई। अब ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाती है और इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं कि क्या है। असलियत में यह है आपके पास एक टेस्ट, और ये टेस्ट किस चीज का है, CO2 गैस का। जो CO2 गैस है, जब भी CO2 गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके बना देती है कैल्शियम कार्बोनेट। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जो हम लोग व्हाइट वॉशिंग जब कराते हैं तो व्हाइट वॉश करते वक्त ना हमारे घर में जो व्हाइट वॉशिंग में जो सब्सटेंस यूज होता है जो कि वॉल्स को व्हाइट और शाइनी अपीयरेंस देता है, यही है वो केमिकल प्रोसेस जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन। तो वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या रिएक्ट कर गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है CO2। वो CO2 कहाँ से आ रही है, वो CO2 आ रही है एयर से। तो वो टाइम के साथ क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है और वाटर की यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है। तो इसलिए नीचे लिखा हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट इज एक्चुअली फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि जिस दिन आपने व्हाइट वॉश किया है तुरंत ही इतनी ज्यादा CO2 आ जाए एयर से कि पूरा का पूरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको एब्जॉर्ब करे और कैल्शियम कार्बोनेट तुरंत बना दे, नहीं। इसके लिए कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं और उसके बाद वहां पर जो वॉल्स है उस पर आपको शाइन देखने को मिलती है। तो शाइन के पीछे ये है रीजन, ये कैल्शियम कार्बोनेट वहां पर शाइन का रीजन है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो अपीयरेंस है वो एक शाइनी अपीयरेंस होती है। फिर आपसे कई बार पूछा जाएगा कि अगर किसी रिएक्शन में CO2 गैस बाहर निकल रही है तो CO2 गैस जब बाहर निकलती है तो इसकी प्रेजेंस को हम कैसे बता सकते हैं। देखिए अगर आपको CO2 गैस की प्रेजेंस को बताना है तो CO2 गैस की प्रेजेंस को बताने के लिए एक टेस्ट होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट। तो CO2 गैस जब भी लाइम वाटर से पास कराई जाती है, ये लाइम वाटर का जो कलर है उसको मिल्की बना देती है, तो इसी को नाम दिया जाता है लाइम वाटर टेस्ट। और जो लाइम वाटर टेस्ट है अभी उसकी बात कर लेंगे आगे, लाइम वाटर टेस्ट क्या है। नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है आपके पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक रिवर्स है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में A प्लस बी ने C बनाया था, मतलब दो कंपोनेंट से एक तीसरा कंपोनेंट निकल करके आ रहा था। डीकंपोजिशन में हमारे पास क्या होता है कि अगर आपने बोला मेरे पास पहले से कोई A सब्सटेंस है, अब ये ब्रेक हो जाएगा B प्लस C में, दो में या दो से ज्यादा में भी ब्रेक हो सकता है। तो डीकंपोजिशन में ठीक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉम्बिनेशन का रिवर्स कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन अगर लेफ्ट टू राइट है तो राइट टू लेफ्ट उसी को हम लोग कह देंगे डीकंपोजिशन, मतलब तोड़ना। और किसमें तोड़ना, उसके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स में। इसके लिए एग्जांपल से आप समझिए CaCO3 का जो आपको एग्जांपल दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब थर्मल डीकंपोजिशन किया जाता है, थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब है हीट की हेल्प से हम कैल्शियम कार्बोनेट को यहां पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब भी थर्मल डीकंपोजिशन किया जाता है तो वहां से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बाहर निकलती है। अभी आपको जो CO2 दे रखी है, ये CO2 यहाँ पर गैस बन के बाहर निकलेगी इस टेस्ट ट्यूब से। तो हम कैसे बता सकते हैं कि CO2 की ही एवोल्यूशन हो रही है, CO2 का ही फॉर्मेशन हो रहा है। CO2 के लिए एक टेस्ट होता है, इसको हम कहते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस टेस्ट। ये ब्रिस्क एफरवेसेंस क्या है, ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब है
जब भी CO2 बाहर निकलती है ना, ये बबल्स बना के बाहर निकलेगी, और बबल्स बनाने के साथ साथ यहाँ पर एक फिज लाइक साउंड आता है, इसी को हम बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। दूसरा टेस्ट आप ये कर सकते हैं वहाँ पे CO2 की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने का, इसको हम कहते हैं फ्लेम टेस्ट। आप क्या कीजिए, आप माचिस की तीली जलाइए और टेस्ट ट्यूब के आगे अगर आप ले जाते हैं तो आप देखेंगे कि वो जो माचिस की तीली थी वो यहाँ पर बुझ जाएगी, क्योंकि CO2 एक ऐसी गैस है जो कि कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है। तो CO2 की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए दो टेस्ट है, एक है ब्रिस्क एफरवेसेंस और एक है हमारे पास फ्लेम टेस्ट। फिर इसी डिकम्पोजिशन में हम लोग अगर दूसरी रिएक्शन की बात करें, नीचे आपको दे रखा है सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन, लेकिन इस बार अगर आप डिकम्पोजिशन पे नजर मारेंगे तो डिकम्पोजिशन लाइट की हेल्प से हो रहा है। पिछली बार हीट की हेल्प से हुआ था तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इस बार लाइट की हेल्प से हो रहा है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो इसने बना दिया सिल्वर और क्लोरीन गैस यहाँ से अलग हो गई, तो सिल्वर क्लोराइड ने अपने दोनों कंपोनेंट अलग कर दिए, सिल्वर अलग कर दिया, क्लोरीन अलग कर दिया। ये रिएक्शन कई बार पूछी जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो सिल्वर क्लोराइड है ना, सिल्वर क्लोराइड को हम लोग यूज करते हैं फोटोग्राफी में, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यहाँ पर यूज किया जाता है सिल्वर क्लोराइड। और उसके नीचे यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है सिल्वर ब्रोमाइड की, तो सिल्वर ब्रोमाइड का भी हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन करते हैं, और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होने पर सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमीन अलग हो गई। तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड हमारे पास दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको मेनली पहले बहुत ज्यादा यूज किया जाता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि किसी को उसकी जगह से हटा करके उसकी जगह ले लेना, डिस्प्लेस कर देना। तो केमिकल रिएक्शंस में डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा होगा, देखिए केमिकल रिएक्शंस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें अगर आप इसको देखें कि जैसे मैं एक रिएक्शन आपके सामने लिखूं AB प्लस सी, तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि C जाकर के यहां पर A की जगह ले लेगा, ठीक है। अगर C ने A को रिप्लेस कर दिया तो राइट हैंड साइड पे हमें क्या लिखना चाहिए, अब जहां पर A लिखा है वहां पर C लिखेंगे, मतलब CB, और यहां से A क्या हो गया, A यहां से बाहर आ गया, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो एक सिंगल सब्सटेंस था जिसने जाकर के एक सिंगल सब्सटेंस को उसकी जगह से हटाया और उसकी जगह के लेके एक नया प्रोडक्ट बना दिया। जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में तो एक्चुअली रीअरेंजमेंट होना है एटम्स का, वहां पर तो पूरा एक केमिकल प्रोसीजर समझ रहा होगा, ये पूरा प्रोसीजर चल रहा होगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए और आपकी समझ के लिए कि कैसे आप इसको बिल्कुल सिंपल वे में याद रख सकते हैं। रिएक्शन दी गई है नीचे कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ। देखिए कॉपर सल्फेट और जिंक है जैसे आपके पास, तो अब क्या होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि जिंक सल्फेट को रिप्लेस करेगा या जिंक कॉपर को रिप्लेस करेगा। जो लाइक सब्सटेंसेस हैं वही एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। कॉपर एक मेटल है, जिंक भी एक मेटल है, तो जिंक की रिप्लेसमेंट हो जाएगी कॉपर से, तो CuSO4 अब कन्वर्ट हो जाएगा ZnSO4 में, जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर यहां से बाहर निकल गया। फिर नीचे जैसे CuCl2 है, CuCl2 लेड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जो आपके पास ये नीचे कॉपर क्लोराइड दे रखा है, जब ये लेड के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर क्लोराइड में कॉपर मेटल है और लेड आपके पास एक मेटल होता है, तो लेड जाकर के डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, और राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड पे बन जाएगा लेड क्लोराइड और कॉपर। अब अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि ये जो मैंने कॉपर सल्फेट लिखा है, मैं इसको एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं ZnSO4 प्लस Cu, तो क्या मुझे राइट हैंड साइड पे फिर से CuSO4 प्लस Zn लिख देने चाहिए, क्योंकि होना तो यही चाहिए, कॉपर जाकर के जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक की जगह ले लेगा और जाकर के फिर से CuSO4 प्लस Zn बना देगा। तो क्या ऐसा होगा, देखिए अगर ऐसी कोई रिएक्शन आपके पास आ जाती है और आपसे कभी भी बोला जाए जिंक सल्फेट की कॉपर के साथ रिएक्शन है, ऐसे बहुत सी रिएक्शंस होती हैं जो कि अगर लेफ्ट टू राइट आपने डिस्प्लेसमेंट लिखी है तो आप राइट टू लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखोगे उनको, उसके पीछे रीजन ये है, यहां पर आती है रिएक्टिविटी सीरीज, यहां पर रिएक्शन ही आगे नहीं बढ़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज आपके पास क्या होती थी, रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स आपको बताए गए थे जो कि हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो कि हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते थे उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज की अगर मैं बात करूं तो रिएक्टिविटी सीरीज में यहां पे लिख देता हूं ये लिखिए आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे ऊपर आ रहा है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर रखा हुआ है ना मेटल विच इज पोटेशियम, ये मोस्ट रिएक्टिव है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, और सबसे नीचे हम लोगों ने इसमें गोल्ड रखा हुआ है, ये गोल्ड यहां पर लीस्ट रिएक्टिव है।
अब इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, देखिए कई लोगों को इसका शायद ये वाला मेथड पता भी होगा। इसको हम लोग सिंपल एक इससे स्टेटमेंट से याद रखते हैं कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, और उसके बाद जो नीचे दे रखा है आपको कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, वो आप ऐसे अलग से याद रख सकते हैं। अब यहां पर रिएक्शन में क्या हो रहा था, पहले जिंक को कॉपर को डिस्प्लेस करना है। अगर जिंक को कॉपर को डिस्प्लेस करना है, आप देखिए जिंक रिएक्टिविटी में कॉपर से ऊपर आता है, तो जिंक अगर रिएक्टिविटी में कॉपर से ऊपर है तो इसका मतलब जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट में से। लेकिन उसके बाद जो हमने रिएक्शन लिखी ना, वहां पर कॉपर को जाना है जिंक के पास उसको डिस्प्लेस करने के लिए। कॉपर जब जिंक को डिस्प्लेस करने जाएगा वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, तो इसलिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और इसीलिए ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। तो मेक श्योर आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को जरूर ध्यान रखें, इसको जरूर याद करें, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगी किसी भी रिएक्शन को बताने के लिए कि वहां पर रिएक्शन पॉसिबल है भी या नहीं है। बिना देखे हम लोग कहीं भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं लगा देंगे। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक टाइप आ गया आपके पास अब, ये इसका नाम होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, पिछली बार जो डिस्प्लेस करने पार्टिकल आ रहा था या जो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास था डिस्प्लेस करने के लिए वो अकेला था, इस बार दो होंगे। तो रिएक्टेंट में कॉपर है, सल्फेट है, और दूसरे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और सल्फाइड है। तो आपको क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट में फिर से वही चीज आप चूज कर लो। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जगह बदलते हैं और वैसे नेगेटिव नेगेटिव के साथ जगह बदलेंगे। कॉपर आयन पॉजिटिव होता है और वैसे ही हाइड्रोजन आयन भी पॉजिटिव होता है, तो कॉपर और ये जो हाइड्रोजन है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी जगह बदल देंगे। तो कॉपर की जगह हाइड्रोजन आ गया, तो सल्फेट के साथ हाइड्रोजन आ जाएगी, तो क्या बनेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और जो सल्फाइड था, सल्फाइड के साथ जब कॉपर आ जाएगा तो वो क्या बना देगा, कॉपर सल्फाइड। सिमिलरली जो AgNO3 और NaCl की रिएक्शन दे रखी है, इसमें Ag मेटल है तो Na भी मेटल है, तो AgNO3 था तो अब बन जाएगा NaNO3, और NaCl जो था Na की जगह Ag आ जाएगा तो वो बन जाएगा AgCl। तो ये रिएक्शंस होती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में दो आपको आयंस यहां पर दिखेंगे जो कि डिस्प्लेसमेंट के लिए आ रहे होंगे किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने पे। फिर अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के अब लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या है। अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अगर हम लोग समझें तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। जैसा कि नाम है ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन। अगर किसी भी रिएक्शन में या किसी भी कंपाउंड में अगर हम लोग ऑक्सीजन की एडिशन कराते हैं तो उसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, विच इज ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को नाम दिया गया है ऑक्सीडेशन। लेकिन इसी ऑक्सीडेशन को हम लोग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी समझते हैं। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड करा दें तो भी ऑक्सीडेशन है, या फिर अगर उसका हाइड्रोजन निकाल दें तो भी ऑक्सीडेशन है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। फिर इसी का उल्टा आता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में देखिए ऑक्सीजन निकाल ली जाती है। अगर ऑक्सीजन निकालेंगे तो रिडक्शन और हाइड्रोजन ऐड कराएंगे तो रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या है, ये भी रिडक्शन है। लेकिन कोई भी ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी साथ साथ देखने को मिले और रिडक्शन भी साथ साथ देखने को मिले, इन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहां पर रिडक्शन और जो ऑक्सीडेशन है ये साइमल्टेनियसली आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। देखिए एजेंट को समझते हैं, एजेंट क्या होते हैं। सबसे पहले तो जब भी कोई काम हम लोगों को अपना कराना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस काम को ना करके किसी और से करवा लेते हैं। जैसे वो हमारे पास हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, और एक आपने बहुत इसमें फेमस टर्म सुनी होगी, इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं। तो जो इंश्योरेंस आप डायरेक्टली परचेज कर सकते थे वो आपने डायरेक्टली ना परचेज करके किसी एजेंट की हेल्प ले ली। तो एजेंट ने क्या किया, जिस चीज की आप लोगों को जरूरत थी वो काम आपके लिए यहाँ पर करके दे दिया। तो वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, मींस जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है ये जाकर के उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे होंगे। ठीक है, तो जिसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है ये जाकर के उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे होंगे। या मैं आपको सबसे सिंपल चीज इसकी बताऊं कि किसी भी रिएक्शन में अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना हो तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ठीक उल्टा, ऑक्सीडेशन हुआ जिसका वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे एग्जांपल से समझेंगे और बेटर समझ में आएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट की भी अगर हम बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास क्या होगा, जो हाइड्रोजन दे रहा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन दे रहा है तो वैसे रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन दे रहा होगा, तो जिसने हाइड्रोजन दे दी वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और या फिर आपके पास कोई भी एक ऐसा एजेंट जो कि ऑक्सीजन निकाल करके लिया है, ठीक उल्टा कह दे,
जो ऑक्सीजन निकाल रहा है वो भी आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है और जो हाइड्रोजन दे रहा है वो भी आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर इसको हम रिएक्शन से समझे, किसी भी एक रिएक्शन को यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए। एक रिएक्शन लिखते हैं विच इज Cu प्लस H2O। हम कहते हैं कॉपर और वाटर ने यहाँ पर रिएक्शन करके बना दिया CuO प्लस H2। ये कैसी रिएक्शन है हमारे पास? ये रिएक्शन हो गई आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉपर है उसको राइट हैंड साइड के कॉपर से मिलाएंगे, मींस कॉपर को कॉपर ऑक्साइड से मिलाना पड़ेगा। फिर जो लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन है उसको हम लोग मिलाएंगे राइट हैंड साइड की यहाँ पर हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन चल देते हैं और वैसे ही कॉपर टू कॉपर चल देते हैं। तो आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर अकेला है, लेकिन राइट हैंड साइड में कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गई। तो पहले तो कॉपर पे ऑक्सीजन नहीं थी, अब तो कॉपर पे ऑक्सीजन आ गई। तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास? ये है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर नीचे हम लोगों ने लिखा है H2O। तो पहले H2O में हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन थी, लेकिन राइट हैंड साइड पे जो हाइड्रोजन है वो अकेला रह गया, उसके पास ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है। तो H2O से H2 बन गया, उसकी ऑक्सीजन चली गई, तो इसी को अब हम लोग नाम देंगे रिडक्शन का। तो पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो दूसरे वाले हाफ में क्या हो गया? दूसरे वाले हाफ में हो गया रिडक्शन। तो अगर आपको लिखना है ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, आप लिखेंगे Cu का हुआ है ऑक्सीडेशन, Cu ऑक्सीडाइज हो गया, और वैसे जो H2O था, H2O आपके पास यहां पर रिड्यूस हो गया, इसका रिडक्शन हुआ है। अगली चीज आपसे क्या पूछेंगे इसमें? अगली चीज पूछेंगे हमें बता दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो मैंने आपको कहा था जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? Cu का। तो Cu कौन सा एजेंट हो गया हमारे पास? ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और वैसे ही आपके पास जो H2O है, क्योंकि H2O रिड्यूस हुआ है, तो H2O कौन सा एजेंट हो गया? ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे सिंपल है इसको पहचानना। अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। डेफिनेशन पे अगर जाएंगे तो डेफिनेशन कई बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाती है। डेफिनेशन से भी मैं आपको समझा देता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे? जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। तो ऑक्सीजन वही तो प्रोवाइड कराएगा जिसपे ऑक्सीजन थी। यहां पर H2O में H2 के पास O है, ये अपना O Cu को दे रहा है, तो ये क्या हो गया आपके पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर हम लोगों ने बोला था रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएंगे, या तो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएंगे या ऑक्सीजन निकाल करके लाएंगे। तो Cu पे ऑक्सीजन नहीं है। अगर इसको उल्टा देखें तो Cu ने क्या करा? Cu ने क्या? H2O की O जो ऑक्सीजन है वो निकाल रही। तो इसलिए यहाँ पर जो कॉपर था ये क्या हो गया था आपके पास? कॉपर हो गया था आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसी कई रिएक्शंस हमारे पास होती हैं जहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बनते हैं, और आपसे ये कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। तो आप ऐसी सभी रिएक्शंस की प्रैक्टिस जरूर करके रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से रिडॉक्स रिएक्शंस में इन्हीं इक्वेशन से पूछे जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारा इस चैप्टर का जो नेक्स्ट वीडियो है वो जरूर देखें, जिसमें हम इस चैप्टर के कवर करेंगे यहाँ पर PYQs और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हो सकते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में।